बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम पढ़ रहे थे EMI AC, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बच्चों ने बेटा रिस्पॉन्ड दिया, ठीक है। बहुतों का मैंने चेक किया, लेकिन बहुत अभी भी ऐसे हैं जिनका चेक करने का भी टाइम नहीं मिला, तो इंशाल्लाह आज शाम तक जो है उनको मैं वापस रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड ना क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा हम आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक जो था वो बेटा मोशनल ईएमएफ था, अभी मोशनल ईएमएफ ही चलेगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि मोशनल ईएमएफ पे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स करने को मिलेंगी, ठीक है, और उनकी एक्सटेंशंस भी होंगे, तरह तरह की प्रॉब्लम जो है वो हम डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। तो आज जो है मोशनल ईएमएफ को हम कंटिन्यू करेंगे, प्रॉब्लम्स के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। और मैंने आपको बेटा मोशनल ईएमएफ जो है थोड़ा सा आपको बताऊंगा। मोशनल ईएमएफ में हमने देखा, अगर हम किसी कंडक्टिंग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा चलाते हैं तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है, ये मैंने कहा था। फिर मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बताई थी BLV, और फिर बताया था कि अगर एंगल्स डिफरेंट होंगे तो V क्रॉस B डॉट L से हम उसका आंसर निकालते, जैसे मैंने आपको दिखाया था। मैं आज भी ये कंटिन्यू रखूंगा और इसके और भी कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, यही इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी जो मोशनल ईएमएफ है वो निकालूंगा मैं, लेकिन निकालूंगा बेटा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में निकालने की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में दिखाऊंगा कैसे हम निकालेंगे बेटा मोशनल ईएमएफ, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको यहां पे स्टार्ट करूंगा एक एग्जांपल से, एक न्यूमेरिकल से। एग्जाम्पल है बेटा, दिस इज एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहां पे बेटा करंट चल रही है, करंट आई, ठीक है। और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में के साथ में एक और कंडक्टर रखा गया है, ठीक है। और ये कंडक्टर बेटा ऐसा रखा गया है, ये मैं ऐसे ही खुद बना रहा हूं, ठीक है, बता रहा हूं क्वेश्चन। दिस इज एन एग्जाम्पल। एक कंडक्टर है बेटा, और ये कंडक्टर जो है ये इस वाली करंट कैरिंग कंडक्टर से ए डिस्टेंस बेटा दूर है, ए डिस्टेंस दूर है, और इसकी खुद की जो लेंथ है बेटा वो L के बराबर है। अब जो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम बेटा ऊपर की तरफ चला रहे हैं विद वेलोसिटी v वेक्टर, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस कंडक्टर के अक्रॉस, जो ये कंडक्टर है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पहली बात ये क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। तो उसके लिए देखिए बेटा, यहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक। ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो इसका होगा बेटा वो वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के नजदीक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जितना आप दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड बेटा वीक होता जाएगा। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, इस वाले साइड से भी होगा, यहां से, चलो इसको जाने देते हैं, इस वाले साइड से हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड देखना है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे, यहां पे करंट की डायरेक्शन में अगर मैंने थंब रखा तो उंगलियों का कर्ल मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो ये यहां पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहां पे स्ट्रांग है, वहां पे बेटा वीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर जा रहा है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज गोइंग इनवर्ड्स, ठीक है। वेलोसिटी बेटा ऊपर की तरफ है, ठीक है। और L यहां की तरफ आप देख सकते हैं बेटा, तीनों जो है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर, तो मोशनल ईएमएफ तो डेफिनेटली आएगा। कोई एक वेक्टर या दो वेक्टर पैरेलल नहीं है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अगर पैरेलल होते हैं दो वेक्टर तो उस टाइम पे बेटा ईएमएफ डेवलप नहीं होता, लेकिन यहां पे आप देखिए वेलोसिटी ऊपर, L के ऊपर परपेंडिकुलर, और फिर B जो है वो अंदर है, वो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर यहां पे आएगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये जो यहां पे रॉड है जिसकी लेंथ L है, इसके अक्रॉस कितना यहां पे मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा। तो मैं आपको बेटा एक बात बता दूं, क्योंकि यहां पे ये तीनों वेक्टर्स आपस में अगर देखेंगे, इसको छोड़ दीजिए, इसका काम था मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे जो ईएमएफ डेवलप होगा दैट विल बी सिंपली गिवन एज बेटा BLV। यहां पे क्रॉस वगैरह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंगल्स 90 है, मैंने आपको इससे पहले भी कहा था प्रीवियस लेक्चर में। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब एंगल्स तो होंगे 90, लेकिन बेटा इनमें B कांस्टेंट होना चाहिए, LV कांस्टेंट। लेकिन क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, हम इस फॉर्मूला को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ओवरऑल ऐसा ही करना है,
ठीक है, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करनी है। लेकिन बेटा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपकी जो वायर है ना ये यहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पे बेटा वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहले मैं एक काम करूंगा, मैं इस वायर का एक छोटा सा हिस्सा लूंगा, ठीक है, और ये छोटा सा हिस्सा जो है यहां से लेकर यहां तक होगा। इस हिस्से की जो लंबाई है वो बेटा dx के बराबर होगी, और ये खुद जो मैंने हिस्सा लिया ना, ये मैं इस वायर से बेटा x डिस्टेंस पे लूंगा, क्योंकि हिस्सा बहुत छोटा है, इसके ऊपर पड़ने वाला मैग्नेटिक फील्ड बहुत क्या बोलते हैं कांस्टेंट होगा। क्योंकि हिस्सा बहुत छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पे होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इस छोटे से हिस्से पे मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं। उसके बाद मैं यहां से लेकर यहां तक इसका ईएमएफ निकालने के लिए बेटा इंटीग्रेशन टेक्निक इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा बेटा, ये इसका सॉल्यूशन है। मैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा। मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू बेटा म्यू नॉट आई, आई यहां पे करंट है, डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स यानी एक्स डिस्टेंस यहां पे दूर है, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड वहां पे है। तो अगर इस जगह पे इतना मैग्नेटिक फील्ड है तो इस छोटी सी लेंथ पे कितना ईएमएफ डेवलप होगा, दैट ईएमएफ विल बी इक्वल टू बेटा डीई, मैं इसको लिखूंगा EMF developed across element, EMF developed across element dx किसके बराबर होगा, शाबाश, DE, एंड दैट विल बी इक्वल टू बेटा फॉर्मूला वही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा यहां पे B, उसके बाद बेटा एल वी आएगा, एल इज द लेंथ, लेकिन एल जो लेंथ है वो खाली dx है, और वेलोसिटी बेटा v के बराबर आएगी, ठीक है। सो दैट मींस de विच इज द ईएमएफ अक्रॉस दिस एलिमेंट जो मैंने यहां पे चूज किया, दैट विल बी इक्वल बेटा b के बदले आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स, ठीक है। उसके बाद यहां पे आएगा dx और यहां पे बेटा v आएगा। और अब अगर यहां पे आपको टोटल ईएमएफ निकालना होगा, इसका मतलब यह है कि टोटल ईएमएफ विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स एंड देन dx एंड देन v। और यहां पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना बेटा, ये यहां पे इंटीग्रेशन का वेरिएबल x है, x इज द लोकेशन ऑफ दिस एलिमेंट जिसकी मैंने बात की, x इज द लोकेशन ऑफ दिस एलिमेंट जिसके ऊपर हम मोशनल ईएमएफ निकाल रहे हैं। और ये एलिमेंट जो है ये स्टार्ट होगा वायर के इस एंड से लेकर इस एंड तक, दैट मींस x का जो वैल्यू है, x इज द एड्रेस ऑफ द एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट जो है वो यहां पे होगा, और ये पहला एलिमेंट कितना दूर होगा बेटा वायर से a, और जो लास्ट एलिमेंट होगा वो कितना होगा, शाबाश, a प्लस l, यानी a और l को जमा करना। तो पहला एलिमेंट जो होगा, पहला एलिमेंट बेटा यहां पे बनेगा dx 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 dx, और लास्ट एलिमेंट यहां बनेगा बेटा dx। तो पहले एलिमेंट की लोकेशन है a, ठीक है, लास्ट एलिमेंट की लोकेशन है बेटा a प्लस l। तो उसके हिसाब से यहां पे इंटीग्रेशन के जो लिमिट्स आएंगे, ठीक है, ये लिमिट जो आएंगे, द लिमिट्स विल बी बेटा फ्रॉम a टू a प्लस l, ठीक है, विच इंप्लाइज बेटा ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस दिस वायर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, यहां पे कांस्टेंट आएगा, आई यहां पे कांस्टेंट है बाहर आएगा, v कांस्टेंट होगा बाहर आएगा, डिवाइड बाय 2 पाई, और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x फ्रॉम a टू a प्लस l, ठीक है। एंड देन इंटीग्रेशन करनी है, कोई मसला ही नहीं है बेटा। दिस विल बी इक्वल टू बेटा म्यू नॉट आई वी डिवाइडेड बाई 2 पाई, और यहां पे आएगा बेटा log ऑफ x to the base e with the a and a plus l. So that means this will be mu naught iv by 2 pi, ठीक है, log of a plus l minus log of a, and then you know better log of m minus log of n, that is log m by n, and that means the final answer is equal to better mu naught iv divided by 2 pi, and then beta log of a plus l divided by a to the base e,
this is the EMF which is developed across this wire which was going beta upwards with velocity v. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाया था किस तरीके से हम बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं मोशनल ईएमएफ में, ठीक है। तो उस टाइम पे हमने फॉर्मूला इस्तेमाल की थी BLV, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में बेटा मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल था, ठीक है, तो यहां पे अगर हमें इसका ईएमएफ निकालना होता है तो वी हैव टू यूज द इंटीग्रेशन टेक्निक इसको निकालने के लिए बेटा, ठीक। पहले मैंने क्या किया, यहां से लेकर यहां तक जो ये वायर है इसके ऊपर का मैग्नेटिक फील्ड वैरी होता है, तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उसी एलिमेंट के अक्रॉस देखा कितना ईएमएफ डेवलप होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन करके यहां से लेकर यहां तक देखा टोटल में कितना ईएमएफ जो है वो डेवलप हो जाएगा। इस तरीके से हम यहां पे ये निकालते हैं बेटा, ठीक है। हम एक और एग्जांपल भी इसको दिखा सकते हैं, कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझने के लिए बेटा। दिस इज बेटा एग्जाम्पल नंबर 2। मान लीजिए मेरे पास वायर तो ऐसे ही है जिसके अंदर करंट है, लेकिन अब मैं यहां पे एक वर्टिकल वायर रखूंगा और ये वर्टिकल वायर जो है ये यहां चल रही है विद वेलोसिटी बेटा v, ठीक है। तो हमें बताना है कि यहां पे कितना ईएमएफ जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो उसके लिए देखो बेटा, सबसे पहली बात यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड वैरी नहीं करेगा, इसका तो करेगा। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे स्ट्रांग होगा, यहां पे वीक होगा, यहां पे इवन और वीक होगा, लेकिन जो मैंने यहां पे वायर दी ना बेटा, इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है। जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगा। मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज नहीं होगा। लेट अस सपोज ये वायर यहां से लेकर यहां तक a डिस्टेंस पे रखी गई है, तो इस क्वेश्चन में अगर हमें देखना है कितना ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, पहली बात ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, वेलोसिटी बोर्ड के ऊपर है, ठीक है, परपेंडिकुलर, और ये जो लाइन है ये भी यानी इसकी जो लेंथ है बेटा ये भी यहां पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये भी बेटा यहां पे परपेंडिकुलर है। तो यहां पे जीरो आंसर नहीं आएगा, डेफिनेटली इसका ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। और ईएमएफ के लिए हमें फॉर्मूला जो इस्तेमाल करनी है दैट इज बेटा BL&V, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे जब ये यहां पे होगा, इस जगह पे होगा, कितना ईएमएफ डेवलप हो चुका होगा उस टाइम पे, दैट इज इक्वल टू बेटा μ0I डिवाइडेड बाय 2πa, क्योंकि इस टाइम पे ये a डिस्टेंस दूर है, ठीक है। और उसके बाद बेटा यहां पे L आएगा और उसके बाद बेटा V आएगा। दिस इज द ईएमएफ डेवलप्ड। यहां पे इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए बेटा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, इस जगह पे। लेकिन जैसे जैसे ये वायर इससे दूर होती जाएगी ना बेटा, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली इसमें चेंजेस आती जाएंगी, ए का वैल्यू बढ़ने लगेगा, ईएमएफ डेवलप्ड काम होने लगेगा, और जब ये सफिशिएंटली दूर जाएगी तब इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा बेटा, उस टाइम पे बेटा ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, क्योंकि तब मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो चुका होगा, ठीक है। तो बेटा ये मैंने इसलिए यहां पे दिखाया क्योंकि ये आपको इससे पहले वाले एग्जाम्पल के साथ कंपैरिजन करके देगा। वहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ा क्योंकि जो आपकी वायर थी वो अलग अलग जगहों पे उस पे अलग अलग मतलब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड था, यहां पे लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वायर के ऊपर बेटा कांस्टेंट है। तो किसी एक जगह पे पर्टिकुलर जगह पे इसका ईएमएफ ऐसा होगा, हाँ डेफिनेटली जब आप इसको दूर ले जाओगे ए का वैल्यू इंक्रीज हो रहा होगा, ईएमएफ जो डेवलप्ड होगा वो बेटा धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाई। अब हम एक काम करेंगे, अब मैं टॉपिक को बेटा आगे ले जाता हूं। इन ए सेंस मैंने अभी तक आपको जो मोशनल ईएमएफ दिखाया ना बेटा, ठीक है, उस मोशनल ईएमएफ में खाली मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके दिया। लेकिन आपको पता होगा बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, हम उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक करंट भी चला सकते हैं, करंट को ड्राइव कर सकते हैं। जैसे एक बैटरी होती है, ठीक है, बैटरी के जो टर्मिनल्स है, फ्रेश बैटरी के जो टर्मिनल्स है उनका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बेटा हम एक करंट को ड्राइव कर सकते हैं सर्किट के अंदर। वैसा ही बेटा यहां पे भी हो सकता है, हम एक करंट को ड्राइव कर सकते हैं। कुल मिला के मैं आपको यह बात बताऊंगा, मैंने जब आपको दिखाया पहला ही टॉपिक, जब मैंने आपको दिखाया मैंने आपको कहा बेटा जब भी एक, मैंने तब भी इसको दिखाया था, जब भी एक कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में चलाते हैं, ये एक कंडक्टर है, इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में चलाया, ये यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी लेंथ बेटा L है, ठीक है।
सिंपलेस्ट केस था। तो जो ये यहां पे सिचुएशन है, यहां पे बेटा यहां पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा, सो देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस होल सिनेरियो, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्जड रॉड को चलाना, दिस होल सिनेरियो इज सेम as that of having a battery, and the EMF of the battery is equal to beta BLV। यहां पे आपने देखा था इसका जो EMF डेवलप होता दैट इज इक्वल टू BLV, ठीक है। दैट मींस ये जो सारी सिचुएशन है इट कैन बी इक्वेटेड टू, जैसे कि ये सारी सिचुएशन जो है ये सिंपली आपके पास एक बैटरी है, ठीक है, और उस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू बेटा BLV, उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस BLV है। याद रखना बैटरी तब तक ही आपके पास है जब तक आप इसको चला रहे हैं, ठीक है। आपने इसको चलाना बंद किया, बैटरी गायब हो जाएगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए बेटा, और वेलोसिटी होनी चाहिए। तो इस सारी चीज को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंपल बैटरी से जिसका बेटा पोटेंशियल डिफरेंस BLV होगा। ऑब्वियसली पोलैरिटी का ध्यान रखेंगे, ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, अकॉर्डिंगली मैंने यहां पे बैटरी बनाई। सो व्हेनेवर यू सी अ कंडक्टर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट इज इक्वल टू अ बैटरी, हैविंग अ बैटरी, और जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा BLV के बराबर होगा। तो अगर आपको ये समझ आ गया, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी वजह से जो करंट होगी वो कितनी होगी, ठीक है। मैं एक काम करता हूं बेटा, यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैं एक टॉपिक आपको दिखाऊंगा, इट्स इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू मोशनल EMF, इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू मोशनल EMF। बेटा मान लीजिए मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड को मैं चला रहा हूं विद वेलोसिटी V, बाज़ाब्ता यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जैसे मैंने इससे पहले आपको दिखाया, लेकिन अब जो फर्क होगी वो ये होगी कि मैं यहां पे एक यू शेप्ड कंडक्टर लाऊंगा, और उसी यू शेप्ड कंडक्टर के ऊपर इस रॉड को चलाऊंगा। ये बेटा यू शेप्ड कंडक्टर है, कॉपर का मान लीजिए पूरा ऐसे, और जो ये सारी सर्किट है, जो ये कॉपर वायर वगैरह जितना भी है, इन सब चीजों की रेजिस्टेंस होगी, लेकिन हम इसकी रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे R से। तो यहां पे मैंने एक रेजिस्टेंस रखा हुआ है, ठीक है। अब जब मैं इस वायर को, सॉरी इस रॉड को चलाऊंगा जो कि कॉपर वायर को टच कर रही है, इट्स लाइक दिस, मान लीजिए ये ऊपर वाली वायर, ये नीचे वाली वायर है, और हम यहां पे इस रॉड को ऐसे चला रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं इस रॉड को बेटा चलाऊंगा ना, तो आपको पता है बेटा ये हाई पोटेंशियल पे चला जाएगा, ये लो पोटेंशियल पे चला जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पे बेटा नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे कॉपर की वायर रखी गई है, इस तरीके से डिजाइन की गई है, तो कॉपर का यानी ये वाला हिस्सा हायर पोटेंशियल पे, ये वाला हिस्सा जो लोअर पोटेंशियल पे है, ए करंट बिगिंस टू ग्रो एंड दिस करंट फ्लोज लाइक दिस, और ये करंट यहां से जाके और सर्किट में कंटिन्यूटी बरकरार रख के ये करंट बेटा यहां से ऐसे चलती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये करंट कैसे चली वो तो मैंने आपको दिखाया, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल करंट का चलना जरूरी है, ठीक है। और किस डायरेक्शन में चली, यहां पे तो ऐसे चली, अगर मैं इस कंडक्टिंग रॉड को बेटा इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा तो करंट की डायरेक्शन बेटा रिवर्स हो जाएगी। आपको मैंने बेटा लेंजेस लॉ पढ़ाया था, ठीक है। लेंजेस लॉ के हिसाब से भी मैं डायरेक्शन दिखा सकता हूं, मैंने एक तरीका तो दिखा दिया, लेकिन लेंजेस लॉ से भी मैं आपको एक चीज दिखा सकता हूं, मतलब इसकी डायरेक्शन दिखा सकता हूं। याद रहे बेटा, जब मैं इस कंडक्टिंग रॉड को यहां की तरफ ले रहा हूं ना, तो यहां पे जो ये लूप बन रहा है उस लूप का एरिया बढ़ रहा है। जब बेटा लूप का एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है। कौन सा फ्लक्स बढ़ रहा है? क्रॉस वाला। क्रॉस मींस अंदर वाला फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब अंदर वाला फ्लक्स यहां पे बढ़ेगा ना, तो लेंजेस लॉ के मुताबिक इस तरीके से करंट चलेगी जिसका मैग्नेटिक फील्ड, शाबाश, जिसका मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, वो इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को, बढ़ते हुए फ्लक्स को क्या करेगा बेटा, अपोज। तो जो यहां पे इस लूप में चलने वाली करंट है वो इस तरीके से करंट चलेगी कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाने का मतलब यह है करंट को एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। तो मैं वो आपको पढ़ा चुका हूं, तो उस हिसाब से भी हम करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है।
और ऐसे भी निकाल सकते, आपको आपकी मर्जी, आपको कैसे आसान लगता है, ठीक। लेकिन यहां पे करंट बेटा एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। आई रिपीट, अगर रॉड को मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगा ना तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अगर मैंने रॉड को लेफ्ट की तरफ ले लिया तो नेगेटिव चार्ज ऊपर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बेटा नीचे आ जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली करंट जो है वो बेटा क्लॉकवाइज बन जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां पे इस तरीके से अगर आप देखोगे, यहां पे जो करंट चलेगी ना बेटा, ये करंट सिंपल होगी, इट विल बी इक्वल टू ओम्स लॉ के मुताबिक टोटल में कितना ईएमएफ आपके पास है डिवाइड करेंगे बेटा रेजिस्टेंस सर्किट की कितनी है। बहुत आसान है। करंट इज इक्वल बेटा ईएमएफ ऑफ द सर्किट, ठीक है, डिवाइड बाय आर। अब ईएमएफ मुझे पता है, ये जो ईएमएफ है दैट इज इक्वल बेटा BLV डिवाइडेड बाय आर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, इसको मैं इंड्यूस्ड करंट बोलता हूं, एंड दिस इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल बेटा BLV डिवाइड बाय आर। बेसिकली मैंने इससे पहले भी आपको पढ़ाया, ये जो यहां पे सर्किट है ना बेटा, ये सर्किट, सॉरी, ये जो यहां पे अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट जो है इट इज सिंपली एज इफ हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू बेटा आर के बराबर है, और इसको हमने एक बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है जिसका ईएमएफ ई है जो कि BLV के बराबर है। तो ओम्स लॉ के मुताबिक जो करंट यहां पे चलेगी ना बेटा, दैट विल बी इक्वल बेटा BLV यानी E डिवाइड बाय आर, दैट इज बेटा BLV डिवाइड बाय आर। सो याद रहे बेटा, जब भी आपके पास ऐसा अरेंजमेंट होगा तो यहां पे जो करंट चलेगी ना, दैट करंट विल बी इक्वल बेटा BLV डिवाइड बाय आर। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू द मोशनल ईएमएफ। अभी तक मैंने आपको खाली इंड्यूस्ड ईएमएफ दिखाया था, मैंने इंड्यूस्ड करंट नहीं दिखाई। मैं इंड्यूस्ड करंट अब आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बेटा। जब रॉड अकेले चलती है खाली पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी जैसे कि आपके पास एक बैटरी है विदाउट अ सर्किट, खाली बैटरी है, चलती हुई रॉड मींस खाली बैटरी। लेकिन जब आपने ऐसा अरेंजमेंट बनाया, आप और भी तरीकों से अरेंजमेंट बना सकते हैं, ठीक है। जब आपने ऐसा अरेंजमेंट बनाया, इसका मतलब आपके पास बैटरी भी है और साथ में सर्किट भी है, तो करंट यहां पे डेफिनेटली चलेगी, और करंट होगी बेटा BLV डिवाइडेड बाय आर। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट बेटा। बहुत आसान है। तो अगर आपको ये समझ आ गया होगा, मैं आपको इसके ऊपर एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराऊंगा। हम साथ साथ हर किसी कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए कॉन्सेप्ट है क्या। तो मेरे पास एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है बेटा, ये प्रॉब्लम जो है ये एक बार जेई में आया था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने के लिए बहुत अच्छा है, जेई की प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, अ रेक्टेंगुलर लूप हैज स्लाइडिंग कनेक्टर PQ ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर लूप है, उसके ऊपर एक स्लाइडिंग कनेक्टर है, ठीक है। स्लाइडिंग कनेक्टर का मतलब ये P और Q जो यहां पे बीच वाला ये रेजिस्टेंस है, ये एक ही जगह नहीं, ये बेटा चल सकता है, ठीक है, एंड इज मूविंग विद स्पीड V एज शोन, और ये दाएं यहां की तरफ चल रहा है विद स्पीड V। द सेटअप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इस पूरे सेटअप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है जो कि प्लेन के अंदर है, इस बोर्ड के अंदर है। द थ्री करंट्स I1, I2, I3, I1, I2 एंड I आर। आई बेटा बीच वाले में दिखाना है कितनी करंट होगी, I1 मींस इस वाली सर्किट में कितनी करंट होगी, I2 मींस बेटा इस वाली सर्किट में कितनी करंट होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है। पहले यहां पे आपका जो माइंड है वो ये मानना चाहिए कि करंट चलेंगे। आप बोलेंगे सर बैटरी नहीं है, नहीं, हमें बैटरी के साथ कोई लेना देना नहीं है। यहां पे इसने बोला है कि PQ, ये वाला जो कंडक्टर है ये चल रहा है, ठीक है, ये वाला कंडक्टर चल रहा है, तो चलता हुआ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा एक बैटरी का काम करता है। तो देखिए बेटा, मैं इसका यहां पे आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा। क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास यहां पे एक लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है बेटा, इसकी रेजिस्टेंस बेटा R है, सेम रेजिस्टेंस रखा है, ठीक है, और यहां पे एक कंडक्टर है, स्लाइडिंग कंडक्टर है, ठीक है, PQ, P एंड Q। स्लाइडिंग कंडक्टर मींस इसको हम आगे चला सकते हैं, और इस स्लाइडिंग कंडक्टर की भी रेजिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल बेटा R, और इस स्लाइडिंग कंडक्टर को बेटा हम आगे की तरफ ले रहे हैं विद वेलोसिटी V। मैंने ये कंडक्टर यहां पे स्लाइड करते हुए दिखाया हुआ है, और इस पूरे सेटअप को बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर जा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें कितनी करंट होगी। करंट यहां पे दिखाया था I, ठीक है, यहां बेटा I1 यानी इस वाला सर्किट, और यहां बेटा करंट I2 दी थी, तो हमें करंट्स के वैल्यू हमें बताने। पहली बात यह है, हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब यह है,
आपको पता है बेटा, जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को चलाया जाता है वो एक बैटरी के बराबर बन जाता है। तो मैं इस सर्किट को बेटा रीड्रॉ कर सकता हूं, मैं इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकता हूं। मैं बेटा इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकता हूं। यह सर्किट बराबर ऐसा है जैसे कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस यहां पे है, ठीक है, इसके बाद यहां पे एक और रेजिस्टेंस है, लेकिन यहां पे जब मैं इस पी क्यू कंडक्टर को राइट शिफ्ट करूंगा ये एक बैटरी बन जाता है। और ये बैटरी का जो ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू ई, और ई का वैल्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू बेटा बी एल वी, यानी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी खुद की लेंथ और स्पीड BLV, ये मैंने यहां पे आपको दिखाया, ये इसके बराबर है। तो बैटरी हमारी ये है, यहां पे बेटा रेजिस्टेंस है, यहां पे रेजिस्टेंस है। बस हमें इस सर्किट को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। हमें देखना है इस बैटरी से कितनी करंट निकलेगी, ठीक है, फिर उसका कितना हिस्सा यहां से जाएगा, कितना हिस्सा यहां जाएगा। वैसे यहां पे सर्किट आइडेंटिकल है, जितना हिस्सा यहां जाएगा उतना हिस्सा यहां पे जाएगा, ठीक है। पहली बात, हम इस सर्किट को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। बेटा ये वाला रेजिस्टेंस जो है ये R और ये R, ये आपस में पैरेलल होंगे क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बेटा सेम है, बराबर है, ठीक है। तो R और R पैरेलल है। जब दो सेम रेजिस्टेंस पैरेलल होती है तो उसका जो अगर आप इक्विवेलेंट निकालोगे वो उसका हाफ बन जाएगा। पढ़ा होगा आपने 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। वही सॉल्व करके इसका और इसका अगर मैं इक्विवेलेंट निकालूंगा वो बेटा R का हाफ बन जाएगा। यानी ये सर्किट जो है ये और आसान हो जाएगा, ये ऐसा बनेगा बेटा। ये बनेगा बेटा R/2, ये अपना ही R है और ये E है। मैंने यहां का रेजिस्टेंस और यहां का रेजिस्टेंस इनका पैरेलल निकाला, वो बेटा R/2 बना, बाकी अपनी जगह है। ये पैरेलल नहीं है, ये और ये पॉइंट, ये और ये पॉइंट, ठीक है, ये एक ही पोटेंशियल डिफरेंस पे है इसीलिए ये पैरेलल है। यहां पे इसके साथ पैरेलल नहीं है। तो अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे जो करंट चलेगी मेन सर्किट में, जो करंट चलेगी जिसका नाम बेटा I है, वो I मैं निकाल सकता हूं एंड I विल बी इक्वल टू ओम्स लॉ के हिसाब से टोटल ईएमएफ कितना है दैट इज E डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दैट इज इक्वल टू R प्लस R/2। क्योंकि अब ये सर्किट यहां पे सीरीज बन चुका है तो R को R/2 के साथ बेटा हम ऐड करेंगे, वो आपको बताएगा टोटल में कितनी यहां पे करंट होगी। सो दिस विल बी इक्वल बेटा E के बदले आएगा BLV, और यहां पे बेटा R प्लस R/2 मींस 3/2R। दैट मींस करंट का जो वैल्यू आएगा, I का जो वैल्यू आएगा बेटा, विच इंप्लाइज करंट I will be equal, 2 पर चढ़ेगा सो 2BLV divided by 3R. So this is the value of the current which flows in through the battery. यानी बेटा यहां से फ्लो होने वाली जो करंट है I, उसका वैल्यू हमने निकाला। अब जब यही I बेटा यहां पे पहुंचेगी, इसके दो हिस्से होंगे, एक यहां से बनेगा बेटा I1, एक यहां से बनेगा I2, वही यहां पे दिखाया हुआ है। लेकिन क्योंकि यहां पे भी जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टेंस यहां पे भी है, इसका मतलब करंट बराबर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। तो जितना I है उसका हाफ यहां से जाएगा और वही हाफ यहां से जाएगा और वही फिर मिलके वापस I बनाएगा। दैट मींस हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, I का वैल्यू तो हमने निकाल दिया बेटा, इसका मतलब यह है दैट I1 जो लेफ्ट वाला सर्किट है उसमें इसकी हाफ करंट होगी, यानी I1 का वैल्यू I2 के बराबर होगा और दोनों का वैल्यू जो होगा वो I के हाफ के बराबर होगा। एंड दैट मींस इट विल बी इक्वल बेटा BLV डिवाइडेड बाय 3R। सो I का वैल्यू इतना आएगा और I1 I2 का वैल्यू बेटा इतना आएगा। ठीक है बेटा, तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी कि जब भी हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में चलाते हैं वो एक बैटरी बन जाती है और उसके साथ अगर बेटा एसोसिएटेड कोई सर्किट होगा, उस सर्किट के थ्रू बेटा यहां पे करंट चलती है। ठीक है बेटा, तो अगर आपको ये समझ आ गया, हम बेटा आगे चलते हैं। ओके बेटा, a conducting rod of mass m and length L can slide on a smooth conducting rail with a resistor R fitted at
and on the rail as shown. A uniform magnetic field is present as shown. Find the force and the power needed to move the rod with constant velocity. Also find the power dissipated across the circuit. देखिए बेटा, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं इस प्रॉब्लम का क्या है. जब मैंने आपको इससे पहले की प्रॉब्लम दिखाई ना, प्रॉब्लम नहीं, जब मैंने कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा, ये वाला कॉन्सेप्ट, तो इसमें जब हमने कंडक्टर को यहां की तरफ लिया बेटा, ठीक है, उसकी वजह से ईएमएफ डेवलप हो गया, जिसकी वजह से बेटा करंट चलेगी. यहां पे अगर बल्ब होगा तो बल्ब जलने लगेगा, ठीक. लेकिन आपको पता है लेंज़ेस लॉ, अगर यहां पे बल्ब जला ना बेटा, ठीक है, तो वो बल्ब किस वजह से जला, तो डेफिनेटली हमने कोई एनर्जी यहां पे दी होगी. बेसिकली जब हम इस रॉड को यहां पे चला रहे हैं, हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है शायद वही कन्वर्ट हो रही होगी बेटा किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में. तो यहां पे देखने के लिए ये प्रॉब्लम हमें यही कहती है. प्रॉब्लम कहती है आप एक ऐसा ही कंडक्टर लाइए जिसको आप बराबर यहां पे करंट वगैरह चलाइए, ठीक है. आपको देखना है कि उस कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स पड़ रहा होगा और उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको कितना काम करना पड़ेगा पर यूनिट टाइम, ठीक है. तो ये सब चीजें जो है ये इस प्रॉब्लम में आ जाएंगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किसी भी कंडक्टर को चलाने के टाइम पे बेटा आपको मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है. इस प्रॉब्लम से क्लियर होगा. प्रॉब्लम सिंपल ये कहता है, फाइंड द फोर्स एंड पावर नीडेड टू मूव द रॉड विद कांस्टेंट वेलोसिटी. आल्सो फाइंड द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टर. तो देखिए बेटा ये प्रॉब्लम क्या है. हमारे पास फिर से यही एक अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट में मेरे पास यहां पे एक रेजिस्टर है बेटा, ये रेजिस्टर है, और यहां पे मेरे पास एक स्लाइडिंग वायर है, जैसे मैंने इससे पहले भी दिखाया था, स्लाइडिंग वायर है बेटा. और इस स्लाइडिंग वायर को हम चलाते हैं विद वेलोसिटी v, और यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड रखा गया है और आपको सारा प्रोसेस पता है. लेकिन इस वाली न्यूमेरिकल में या इस वाली प्रॉब्लम में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बेटा. देखिए क्या होगा. जैसे ही मैं बेटा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बेटा b है और इसकी लेंथ जो है वो l के बराबर है, जैसे ही मैं इस रॉड को यानी इस वायर को चलाऊंगा, बाकी सब अपनी जगह पे है, जैसे ही मैं बेटा इस वायर को बेटा चलाऊंगा तो वायर को चलाने पे यहां पे हाई पोटेंशियल, यहां पे लो पोटेंशियल, और यहां बेटा एक करंट चलेगी और ये करंट मैंने अभी आपको दिखाई किसके बराबर होगी, और यही करंट बेटा यहां पे भी चलेगी, ठीक है. तो जब बेटा करंट यहां पे चल रही होगी, इसके थ्रू जब यहां पे चल रही होगी, आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में होता है, यानी एक कंडक्टर है जिसके अंदर बेटा करंट फ्लो हो रही है, अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो यकीनन यहां पे जो ये कंडक्टर है जिसके अंदर ये करंट चल रही है, इसके ऊपर बेटा एक फोर्स आएगा, ठीक है. तो जो ये फोर्स आएगा, इस फोर्स का हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, पढ़ा होगा आपने प्रीवियस चैप्टर में, दैट इज इक्वल टू बेटा आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई एल क्रॉस बी. आई एल यहां पे अगर हम देखेंगे करंट की जो डायरेक्शन है, तो आई एल इसकी पूरी लेंथ, आई एल को क्रॉस करना है बी के साथ. तो जब मैं आई एल की तरफ अपनी उंगलियां रखूंगा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी उंगलियों को घुमाऊंगा, तो थंब यहां पे लेफ्ट की तरफ दिखाता है, तो डेफिनेटली यहां पे बेटा क्या होगा, यहां पे एक फोर्स पड़ेगा इस रॉड पे, और ये फोर्स बेटा एफ होगा, और ये बेटा लेफ्ट वर्ड्स होगा, लेफ्ट वर्ड्स. और क्योंकि केस बहुत सिंपल है, इसमें बेटा आई एल यानी ये वाली जो डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इनके बीच में एंगल 90 है. तो अगर मैं बेटा इसका मैग्नीट्यूड देखूंगा, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल बेटा आई एल बी साइन ऑफ 90, दैट इज इक्वल टू 1. सो दिस मच इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द रॉड. नाउ दिस इज वेरी ऑब्वियस, आप रॉड को यहां की तरफ चलाना चाहते थे और आप चला रहे थे, लेकिन बेटा यहां पे इसके ऊपर लेफ्ट वर्ड्स एक फोर्स पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं. ये जो लेफ्ट वर्ड्स बेटा फोर्स पड़ेगा ना, रॉड को राइट की तरफ चलाने के लिए कम से कम आपको इस फोर्स का बेटा ओवरकम करना होगा, यानी आपको यहां पे मेहनत करनी होगी, तब जाके ये रॉड जो है यहां पे चलेगी, वरना बेटा ये रॉड नहीं चलेगी, क्योंकि इस पे फोर्स पड़ रहा है, लेफ्ट वर्ड्स फोर्स पड़ रहा है, ठीक है. सो इन ऑर्डर दैट हम इस रॉड को चलाए,
प्रॉब्लम में बोला गया है कि आपको इसको कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलाना है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे राइट वर्ड चलाना है। कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलाने के लिए आपको बेटा बाज़ाब्ता राइट वर्ड्स एक फोर्स डालना होगा, और वो फोर्स जो होगा बेटा, फोर्स जो होगा एक्सटर्नल फोर्स डालना होगा। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बेटा इस फोर्स के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब इसके बराबर होगा तब जाके ही तो बेटा इसको बैलेंस होके कांस्टेंट वेलोसिटी पे हम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया ना बेटा, तो ये नहीं चल सकता है, इट कैन नॉट मूव बेटा। तो इसको राइट वर्ड चलाने के लिए ये फोर्स देना जरूरी है, वरना क्या हो जाएगा, इस फोर्स की वजह से बेटा ये नहीं चल पाएगा, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। सो इन ऑर्डर टू मूव दिस रॉड, राइट वर्ड्स बेटा आपको यहां पे फोर्स देना बहुत जरूरी है। एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड इसके बराबर होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, अदरवाइज ये एक्सेलरेट करेगा, ये रिटार्ड हो जाएगा, लेकिन बराबर होना चाहिए। तो उस टाइम पे बेटा आपको देना होगा, और जो आप यहां पे फोर्स देंगे वो फोर्स बेटा इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर बेटा फोर्स इसके बराबर होना चाहिए तो यहां पे इस फोर्स का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल बेटा आई एल बी, आई मुझे पता है, मैंने आपको दिखाया था, दैट इज इक्वल बेटा बी एल वी डिवाइडेड बाय आर। ये मैंने आपको पहले ही दिखाया हुआ था कि जब भी कभी ऐसी कोई अरेंजमेंट होती है, इसमें जो करंट चलती है ना बेटा, दैट इज इक्वल टू बी एल वी डिवाइडेड बाय आर, और उसके बाद अपना एल और बी तो यहीं पे है। इसका मतलब यह है कि जो यहां पे फोर्स पड़ेगा ना बेटा, दैट फोर्स विल बी इक्वल बेटा, यहां पे आएगा बी स्क्वायर L square V divided by R. This is the force acting on the rod, and if you want to move, आपको यही फोर्स बेटा यहां की तरफ डालना होगा, ठीक है कि नहीं। तो जब आप ये फोर्स यहां की तरफ डालेंगे ना, तो उसके लिए ये फोर्स यहां की तरफ एक्ट कराएंगे ना इस पे, तो उसके लिए बेटा आपको काम करना पड़ेगा। तो जब आपको काम करना पड़ेगा, द रेट एट विच द वर्क इज डन, द रेट एट विच द वर्क इज डन मींस ये है कि पावर जो हमें देना होगा, मैकेनिकल पावर, इसको यहां की तरफ खींचने के लिए जो मैकेनिकल पावर हमें देना होगा, दैट मैकेनिकल पावर P विल बी इक्वल बेटा, पावर की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, पावर इज इक्वल बेटा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी। तो अगर मैं यहां पे देखूंगा कितना मैकेनिकल पावर हमें यहां पे देना पड़ रहा है, मैकेनिकल पावर जो हम यहां पे सप्लाई करेंगे, पावर का मतलब है द रेट एट विच द वर्क इज डन, दैट इज इक्वल टू फोर्स, एंड द फोर्स इज इक्वल बेटा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाइड बेटा वी आएगा। दैट मींस बेटा मैकेनिकल जो यहां पे पावर हमें देना होगा, जिसकी वजह से ये रॉड राइट साइड की तरफ चलने लगेगी, दैट इज बेटा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, दिस इज द मैकेनिकल पावर, ठीक है। अगर आपको ये मैकेनिकल पावर समझ आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसके ऊपर बहुत सवाल पूछे गए हैं आज तक, अच्छी प्रॉब्लम्स पूछी गई है। तो मैकेनिकल पावर आपको बेटा ये देना होगा, यानी बेटा इस रॉड को चलाने के लिए आपको यहां पे पावर सप्लाई करना होगा, आपको इसको यहां की ओर खींचना होगा, तब जाके ही आपका बेटा यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा। लेकिन ये देखने के लिए कि जितना मैंने यहां पे पावर इस पे डाला, मैकेनिकल पावर इसको राइट साइड चलाने के लिए डाला, क्या उतना ही यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, ठीक है। वो देखने के लिए मैं एक काम करूंगा, मैं इसके कंपैरिजन में बेटा इलेक्ट्रिकल पावर देखूंगा, इलेक्ट्रिकल पावर, ये इसका कंपैरिजन है, और इसके कंपैरिजन में बेटा मैं इलेक्ट्रिकल पावर देखूंगा, इलेक्ट्रिकल पावर, यानी जो ये रेजिस्टर था उसके थ्रू कितना इलेक्ट्रिकल पावर बेटा डिसिपेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल पावर देखने के लिए मैं इसको लिखूंगा बेटा इलेक्ट्रिकल पावर, दैट इज इक्वल बेटा आई स्क्वायर आर। पढ़ा होगा आपने बेटा इलेक्ट्रिकल पावर कैसे निकालते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। सो इट इज आई स्क्वायर आर। नाउ आई मुझे पता है दैट इज इक्वल बेटा बी एल वी डिवाइड बाय आर, वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। इसको बेटा आर के साथ स्क्वायर करना है और आर लिखना है, और जब हम यहां पे इसको देखेंगे इट इज इक्वल बेटा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाय यहां पे आर आएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिकल पावर बेटा, इलेक्ट्रिकल पावर। तो अगर हम एक काम करेंगे, अगर मैं बेटा इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर का कंपैरिजन करता हूं तो डेफिनेटली ये दोनों सेम आने चाहिए, और ये दोनों सेम आ रहे हैं। यानी जितना आप मैकेनिकल काम करोगे ना बेटा, आपको उतना ही इलेक्ट्रिकल काम मिलेगा। दैट मींस यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो वैलिड है, और वो होनी भी चाहिए बेटा। तो यहां पे जितना हम मैकेनिकल पावर इस पे डाल रहे हैं, उतना ही इलेक्ट्रिकल पावर हमें वापस भी मिल रहा है। दिस इज द कंफर्मेशन। इसीलिए प्रॉब्लम में बोला था कि आप इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो बेटा इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर बराबर आ रहे हैं,
ठीक है, इसका यह मतलब है कि जितना हम काम कर रहे हैं उतना ही इलेक्ट्रिकल पावर आएगा। आप काम नहीं करोगे, इलेक्ट्रिकल पावर नहीं आएगा। आप काम करोगे तो इलेक्ट्रिकल पावर आएगा। दैट मीन्स दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लेंज़ेस लॉ। अब जो बाकी न्यूमेरिकल्स होंगी उसमें हम बेटा ये वाली एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे, फोर्स का भी करना पड़ सकता है, लेकिन ये जो मैंने यहां पे निकाला इट वाज जस्ट टू शो कि यहां पे हम बाज़ाब्ता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो यहां पे उसकी वैलिडेशन देख रहे हैं बेटा। इसीलिए जब भी हम इलेक्ट्रिकल पावर बनाएंगे आपको बेटा काम करना पड़ेगा, ये खुद ब खुद नहीं बनता है। यानी आपको यहां पे जब इस रॉड को चलाना होता है, इट्स नॉट दैट इजी इसको चलाना। आपको लगता है कि हाँ हम इसको पकड़ के ऐसे ऐसे ले जाएंगे और पावर बनेगा, नहीं। इसके लिए बेटा आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपके ऊपर बैकवर्ड फोर्स पड़ता है। जब आप इसको खींचने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको पीछे की तरफ पड़ रहा जो फोर्स है, ठीक है, वो आपको रोकने की कोशिश करता है। एंड देन आपको बेटा मेहनत करनी पड़ती है, इसको बेटा पीछे की तरफ खींचना पड़ता है, तब जाके आपको इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगा। और सेम थिंग इज एप्लीकेबल, अगर मैं इस रॉड को बेटा लेफ्ट की तरफ ले जाऊंगा तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो राइट की तरफ आ जाएगा, सारा उल्टा हो जाएगा। तो उस टाइम पे अगर आप इसको यहां की तरफ खींचना चाहते हैं, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से आपको यहां पे डिफिकल्टी फील होगी। लेकिन अगर आपने डिफिकल्टी को ओवरकम किया, आपको बेटा पावर मिलेगा, इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगा। अगर आप डिफिकल्टी को ओवरकम नहीं करेंगे बेटा, आपको इलेक्ट्रिकल पावर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेटा आज हम इतना ही करेंगे। ठीक, तो यहां पे कुछ इक्वेशंस है जिनको आप बेटा याद रखेंगे। फोर्स जो कंडक्टर फील करता, जब आप किसी कंडक्टर को चलाते हैं, फोर्स जो कंडक्टर फील करेगा वो फोर्स बेटा इसके बराबर आएगा। और जो मैकेनिकल पावर या इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट में फिर जनरेट हो जाता है, हम मैकेनिकल पावर डालते हैं सर्किट में, इतना जनरेट हो जाता है, दैट इज इक्वल बेटा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर। तो बेटा आगे आने वाली जो न्यूमेरिकल्स है उनमें हम बेटा इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करेंगे। बहुत न्यूमेरिकल बैंक यहां पे रखा गया है, हम हर एक क्वेश्चन बेटा करेंगे। ठीक है, तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।